अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ट्रिपल एस। दिस इज़ इम्तियाज़ मलिक और हम कर रहे हैं NCERT सीरीज़ ऑफ साइंस, जिसमें हमने क्लास 9th की केमिस्ट्री शुरू कर रखी है। हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे, नेम्ड मैटर इन आवर सराउंडिंग्स एंड इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। आज हमारा तीसरा चैप्टर रहेगा, जिसको हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे, नेम्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू टेल यू, ट्रिपल एस ऐप पे आपको फ्री टेस्ट मिलेंगे और साथ ही साथ JND के लेवल पे जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं उनके लिए आपको कोर्सेज अवेलेबल है। आप ट्रिपल एस ऐप विज़िट कीजिए और उन कोर्सेज को अवेल कीजिए। और अगर अभी तक आपने ये ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आपको उसके लिए लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम इस यूनिट के बारे में बात करेंगे कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स में हम क्या क्या सीखेंगे। इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे एटम्स क्या होता है और एटम्स के रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं, इनके सिंबल है या फिर जो कुछ भी है वो सीखेंगे। देन हम एटॉमिक मास के बारे में बात करेंगे। देन हम मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे और मॉलिक्यूलर मास। देन हम आयंस के बारे में बात करेंगे और एट दी एंड हम बात करेंगे मूल पे, जो 1 मूल बोलते हैं, 1 मूल सबस्टांस, 2 मूल सबस्टांस। ये जो मूल का कंसेप्ट है ये क्या है, इन चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं एटम से। एटम क्या होता है? एटम जो होता है ना, मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल माना जाता है। हालांकि आज के दौर में इससे भी स्मॉलेस्ट, एटम से भी छोटे चीज़ें जो है मानी जाती, मोटे मोटे तौर पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बट जनरली हम एटम को सबसे छोटा हिस्सा मानते हैं, किसका? मैटर का। तो हम बोल सकते हैं एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो सबसे छोटा पार्ट होता है मैटर का ना, उसको बोलते हैं हम क्या? एटम। इससे और छोटा, खाली इलेक्ट्रॉन या खाली प्रोटॉन या खाली न्यूट्रॉन केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। तो कम से कम एक एटम होना चाहिए। तो एटम क्या होता है? ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का होता है। इनका एक सिस्टम होता है, उसको हम एटम कहते हैं। एटम काफी छोटा होता है, एटम काफी छोटा, इसको इवन हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। अगर हम इस एटम को जूम करें, थोड़ा बड़ा करके देखें, तो ये कुछ स्फेरिकल इन शेप होता है। इसका शेप क्या होता है जनरली? स्फेरिकल। इसका जो रेडियस होता है ना, रेडियस सेंटर से किसी एक साइड तक आप खींचो, ये जो रेडियस है किसका? एटम का। एटम का रेडियस, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ये टर्म है एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस इज द रेडियस ऑफ एन एटम। और एटॉमिक रेडियस को किस में मेजर करते हैं? क्या हम मीटर में मेजर करेंगे इसको? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एटम तो इतना छोटा है, तो मीटर में कहाँ इसका रेडियस होगा? इसका रेडियस तो काफी ज्यादा छोटा है। तो इसको इसका रेडियस जो है वो मेजर किया जाता है नैनोमीटर्स में। नैनोमीटर्स में। तो नैनोमीटर्स को हम जनरल लिखते हैं NM। तो एटॉमिक रेडियस को किस यूनिट में मेजर करते हैं? नैनोमीटर्स में। तो 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर माइनस 9 मीटर, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10 की पावर 9 मीटर। काफी ज्यादा छोटा यूनिट होता है इसका। एटम्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? सिंबल से। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन एक एटम होता है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसका सिंबल है हमारा H। तो H इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये सिंबल क्या होता है? ये सिंबल इस एटम का, इस एलिमेंट का, या तो क्या होता है? फर्स्ट लेटर होता है, या फिर क्या होगा? फर्स्ट लेटर प्लस अनदर लेटर, या फिर क्या होगा? ये जो इसका नाम होता है क्या? लैटिन नेम पे बेस्ड होता है। तीनों की एग्जांपल्स लेंगे। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन एक एटम है। कौन सा एटम है? जिसके पास एक प्रोटॉन होता है, उस वाले एटम को हम हाइड्रोजन एटम कहते हैं। इसका फर्स्ट लेटर है H, तो इसका सिंबल हमने ले लिया है H। हम बोलते हैं H इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे अगर हीलियम की बात करें हम, इसका सिंबल हमने क्या लिया? H। देखो खाली H लेते तो हाइड्रोजन, वो तो हाइड्रोजन का ही, अब हमने E लगा लिया, तो सेकंड लेटर इसका साथ है E, तो हमने इसका सिंबल बोला He। तो He इज द सिंबल ऑफ हीलियम। इसमें क्या लिया हमने? फर्स्ट लेटर और दूसरा कोई लेटर इसके साथ ले लिया। इसी तरीके से अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन का हमने फर्स्ट लेटर लिया है C।
बट वहीं अगर बात करें हम कैल्शियम की, कैल्शियम एक एलिमेंट है, एटम है, इसका सिंबल हमने ले लिया Ca, फर्स्ट लेटर और इसका दूसरा लेटर। बट कुछ ऐसे भी एटम्स है हमारे पास जिनका सिंबल इनके ऐसे यहाँ नाम से नहीं दिखेगा आपके, इनके नाम का फर्स्ट लेटर भी नहीं होगा या फर्स्ट लेटर प्लस अनदर लेटर भी नहीं होगा। जैसे हमारे पास अगर गोल्ड की बात करो, गोल्ड में हमारा सिंबल होता है क्या, Au। तो ये जो Au है ना, ये हमने सिंबल उठाया इसके लैटिन नाम से, क्योंकि गोल्ड का जो लैटिन नाम है वो है यूरम, AURUM। तो इसके हमने ये पहले दो लेटर्स उठाए और हमने बोला ये गोल्ड का क्या है, सिंबल है। इसी तरीके से अगर आप बात करो ना सिल्वर की, सिल्वर का सिंबल है क्या, Ag। ये कहां से लाए उठाया हमने ये सिंबल भी हमने इसके लैटिन नाम से उठाया। इसका लैटिन नाम है क्या, अर्जेंटिनम। तो इसका पहला जो है AR A और G ले लिया हमने पहला, और ये वाला G उठाकर हमने Ag हमने मान दिया सिल्वर का सिंबल। तो किसी भी एटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, उसके सिंबल से। तो सिंबल क्या होगा, फर्स्ट लेटर होगा या फिर फर्स्ट लेटर प्लस अनदर लेटर, या फिर हम उसके फर्स्ट लेटर या फिर अनदर लेटर लेंगे कहां से, उसके लैटिन नाम से। तो ये रहा कुछ एटम के बारे में, ठीक है ना। एटम का रेडियस को क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक रेडियस, जिसको हम मेजर करते हैं नैनोमीटर्स में, और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर के। अब आगे बात करेंगे हम एटॉमिक मास क्या होता है एक एलिमेंट का। देखो कोई भी एटम हमारे पास होता है, कोई भी एटम मैंने क्या बोला, तीन चीजों से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और साथ ही साथ न्यूट्रॉन। होता क्या है कि इसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स बहुत सारे प्लस न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर से घूम रहे होते शेल्स में। अब जो यहां पर है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसको बोलते हैं हम एटम का, ये क्या है, ये एटम का कहलाता है मास नंबर। याद रखना, व्हाट इज मास नंबर, मास नंबर इज नथिंग बट सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। या एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वो इसका मास नंबर कहलाता है। इसी मास नंबर के बेस पे हमारा एक यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट मतलब हम इसका मास मेजर करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट का सिंबल है यू से जनरली हम डिनोट करते हैं। इसको तो हम केजी में मेजर नहीं कर सकते ना, क्योंकि केजी बहुत बड़ा होता है और ये एटम का साइज बड़ा छोटा है। तो एटॉमिक मास यूनिट जो है ना, हम इसको मेजर करते हैं। हमने एक एटम लिया है रेफरेंस एटम के लिए, कार्बन का, कार्बन 12, याद रखना, कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में हम एटम का मास को मेजर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन 12 मतलब क्या होता है, कार्बन 12 मतलब 12 जो है इसका एटॉमिक मास है, क्योंकि कार्बन जो है, कार्बन के पास प्रोटॉन्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। न्यूट्रॉन्स 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, या इससे कम और भी वेरिएशन, न्यूट्रॉन्स में वेरिएशन हो सकती है। देखो किसी भी एटम के, कौन सा एटम है ये डिपेंड करता है उसके पास कितने प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन 1 है तो हाइड्रोजन है, प्रोटॉन 2 है तो हीलियम है। इसी तरीके से प्रोटॉन 6 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है तो वो क्या कहलाता है, कार्बन कहलाता है। एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब देखो कार्बन 12 जो है ना, कार्बन 12 इसके पास होते हैं 6 प्रोटॉन्स और इसके पास होते हैं 6 न्यूट्रॉन्स। तो टोटल मास नंबर कितना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो 12, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कार्बन 12। कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास यूनिट होता है वो होता है 12 यूनिट। कितना होता है, 12 यूनिट। कार्बन 12 का एटॉमिक मास यूनिट कितना है, 12 यूनिट। इसके रिस्पेक्ट में हम दूसरे एटम्स का मास मेजर करते हैं। सपोज मेरे पास एक और कोई एटम है, ठीक है ना, कोई भी आप एटम लो, हम देखते हैं। देखो अगर 12 एटॉमिक मास यूनिट वेट है किसका, मास है किसका, कार्बन 12 का, तो एक एटॉमिक मास यूनिट कितना होगा, इस कार्बन 12 को आप डिवाइड करो किससे, 12 से, क्योंकि पूरे कार्बन 12 का आता है 12 एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू कार्बन 12 डिवाइड बाई 12, ठीक है ना। इसको 12 से डिवाइड करो तो वो हमारा आ जाएगा 1 एटॉमिक मास यूनिट, ये याद रख लेना। अब एटॉमिक मास यूनिट से ही हम मेजर करते हैं कि दूसरे जो एटम्स है वो कितने उससे हैवी है या फिर कितने उससे क्या है, लाइटर है। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, सपोज अगर कोई एटम है, मैं जनरली एटम को डिनोट करता हूं एक्स से, अगर उसका एटॉमिक मास यूनिट है कितना, 2 यूनिट, इसका मतलब वो है 2 टाइम्स हैवियर देन
1/12 कार्बन 12 एटम, ठीक है ना। कार्बन 12 एटम को अगर हम 12 से डिवाइड करें तो उसका डबल है वो एटम जिसका एटॉमिक मास यूनिट कितना है, 2 यूनिट, 2 एटॉमिक मास यूनिट है। वहीं अगर कोई एटम है, सपोज मैं उसको Y से डिनोट करता हूं, अगर उसका एटॉमिक मास यूनिट जो है ना, उसका जो मास है ना वो है कितने, 3 टाइम्स हैवियर देन 1/12 कार्बन एटम, अगर 3 टाइम इससे बड़ा है तो हम बोलेंगे उस एटम का जो एटॉमिक मास है ना वो है 3 एटॉमिक मास यूनिट, 3U। इस तरीके से हम इसको रेफरेंस लेते हैं, किसको, कार्बन 12 एटम को, इसके रेस्पेक्ट में हम किसी एटम का मास को मेजर करते हैं। तो ये आया कार्बन, ये आया एटॉमिक मास यूनिट ऑफ एलिमेंट। तो इसके लिए खास तौर पर ऑब्जेक्टिव याद रखना ना कि कार्बन 12 एटम हम रेफरेंस के लिए लेते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में हम, जिसके रिलेशन में हम दूसरे एटम्स का मास मेजर करते हैं। अब अगर हम आगे बात करें कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स, ये जो एटम्स है ना, एटम्स सिंपल मैं बताऊं, एटम्स 3 डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। या तो फिर ये एटम्स की फॉर्म में ही होंगे, मतलब जैसे, या तो फिर ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होंगे, या तो फिर ये आयंस की फॉर्म में होते हैं। एटम्स मतलब सिंगल एटम मिलेगा, सिंगल एटम बड़े ही कम मिलते हैं, वो होते हैं नोबल गैसेस, उनको बोलते हैं क्या, नोबल गैसेस। जो एटम स्टेबल होते हैं, जिनको किसी दूसरे एटम की जरूरत नहीं पड़ती स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, वो एटम्स आपको सिंगल एटम की फॉर्म में मिलेंगे, वरना वो फिर आयन मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मिलते हैं जनरली, या फिर आयंस की फॉर्म में, ज्यादातर वो इसकी फॉर्म में मिलती है। जो ये नोबल गैसेस है वो थोड़ी हैं, जिसमें एक हमारे पास हीलियम गैस है, तो इसके बाद मतलब आपको जो हीलियम है ना वो एटम की फॉर्म में दिखता है, अकेला हीलियम का एटम आपको दिखेगा। आमतौर पर एटम्स किसकी फॉर्म में दिखते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में दिखते हैं, या फिर आयंस की फॉर्म में दिखते हैं। उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। शुरुआत करेंगे हम कि मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल होते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स जो केमिकली बॉन्ड होते हैं। ग्रुप ऑफ एटम्स को आप बोलोगे ये क्या है, ये है मॉलिक्यूल्स। जैसे मैं बताता हूं, आपके पास एक गैस है जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस। वैसे हाइड्रोजन का सिंबल है H, बट जब आप हाइड्रोजन गैस की सिंबल बोलते हैं तो वहां उसका फार्मूला होता है 2। मतलब ये है, देखो सबसे पहली बात कि मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट करते हैं इसके फार्मूला से, और एटम को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सिंबल से। डिफरेंस देख लेना, देखो ये जो H2 है, इसका मतलब ये फार्मूला है कि इसका ये मॉलिक्यूल का फार्मूला है, हाइड्रोजन गैस का फार्मूला। मतलब ये एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ये एक हाइड्रोजन का एटम, ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम, ये जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे के साथ केमिकली बाउंड है, और इन्होंने ये मॉलिक्यूल बनाया, इसलिए इनका सिंबल रखा हमने H2। H2 मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल हमारा बन गया। इसी तरीके से जैसे हमारे पास वाटर होता है H2O, हम बोलते हैं ना वाटर का फार्मूला है क्या, किसका, वाटर का, H2O। इसका मतलब हाइड्रोजन के 2, देखो ये ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, ये 3 एटम्स जुड़कर इन्होंने एक बॉन्ड में रहे और इन्होंने एक मॉलिक्यूल बनाया किसका, वाटर का। तो इसलिए हम इनको, इसका फार्मूला बोलते हैं H2O। तो यहां पर ये कितने, ग्रुप ऑफ 3 एटम्स है, यहां पर ग्रुप ऑफ 2 एटम्स है। तो ग्रुप ऑफ 2 या 2 से ज्यादा एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे अगर आप बात करोगे, हमारे पास ग्लूकोज होता है, तो उसका फार्मूला क्या है, C6H12O6। तो ये हमारे पास क्या, एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का। अगर आप देखो कितने एटम्स है इसमें, 12, 6, 18, 6, 24, यानी 24 एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक मॉलिक्यूल बनता है। तो एटम और मॉलिक्यूल में फर्क क्या है, एटम अकेला होता है, सिंगल एटम एग्जिस्ट करता है, बट मॉलिक्यूल जब 2 से ज्यादा एटम्स मिल जाए, जुड़ जाए, केमिकली बॉन्ड हो जाए, अब जो उनका वो जो कॉम्बिनेशन बन गया वो क्या कहलाएगा, हमारा एक मॉलिक्यूल कहलाएगा। मॉलिक्यूल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फार्मूला क्रिएट कैसे होता है, ये डिपेंड करता है कि एक एटम, उसमें जो एटम्स है ना, मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स जुड़ रहे हैं उनकी वैलेंसी कितनी है। अब वैलेंसी क्या है, इसको हम अगले चैप्टर में डिटेल करेंगे, यहां पर मैं शॉर्टकट बताऊंगा। वैलेंसी मतलब कि एक एटम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके अपनी स्टेबिलिटी हासिल करता है। समझ आ रही मेरी बात, सिंपल कि एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, उसके बाद वो स्टेबिलिटी हासिल करता है, उसको हम बोलेंगे, वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम बोलेंगे वैलेंसी। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, हमारे पास
वाटर है। वाटर किसका बना होता है, हमारे पास है ना सिंबल H2O, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना है क्या हमारे पास, वाटर का मॉलिक्यूल। अब हमें ये इसका फार्मूला कैसे हमने डिसाइड कर दिया H2O। हमने देखा कि जो हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती, ये एक इलेक्ट्रॉन देकर या फिर एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी स्टेबिलिटी हासिल करता है। वहीं जो ये ऑक्सीजन है इसकी वैलेंसी 2 होती है, मतलब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स देकर या 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर अपनी स्टेबिलिटी हासिल करता है। अब इनका बनाना था मॉलिक्यूल, इनका क्या बनाना था हमें, मॉलिक्यूल। तो कैसे मॉलिक्यूल बनेगा, इसको ऐसे क्रॉस में ले लो, H के साथ 2 और O के साथ 1, तो मतलब H2O1, मतलब सिंपल H2O। तो ये H2O ऐसे बन गया फार्मूला किसका, वाटर का, वाटर मॉलिक्यूल का। इसी तरीके से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे पास गैस है। इसमें हमारा हमने पता ना उसको किस किस के बना होता है, कार्बन और ऑक्सीजन का। अब इसकी स्टेबिलिटी हम कैसे हासिल करते हैं, देखो ऐसे हासिल करते हैं, कार्बन और साथ ही साथ क्या रहेगा हमारा, ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की हमें पता है ना, इसका हमें ऐसे जनरली पता है तो कि CO2 इसका होता है क्या, फार्मूला। बट मोस्टली देखो हमारे पास पता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, अभी हमें पता नहीं है वैलेंसी, आगे हम सीखेंगे कि वैलेंसी निकालेंगे, वो दूसरे चैप्टर में सीखेंगे। और कार्बन की वैलेंसी होती है 4, इसका मतलब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स देकर या 4 इलेक्ट्रॉन्स लेकर अपनी स्टेबिलिटी हासिल करता है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स देकर या 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर अपनी स्टेबिलिटी हासिल करता है। अब इनकी हम कैसे निकालें फार्मूला, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, मतलब C आया 2 और O आया कितना, 4, C2O4। अब ये या ऐसे बना ना, इसको क्या करो, कट कर दो, जो अगर कट रहा है किसी चीज, 2 1 2, 2 2 4, मतलब C1O2। तो इसको हम लिखेंगे ना CO2, देखो 1 लिखो या ना लिखो, 1 तो वो होता ही है। तो ये CO2 क्या बन गया, ये फार्मूला बन गया किसका, मॉलिक्यूल का। तो देखो अगर आपके पास ऐसा दिया, एक दिया आपके पास CO2, दूसरी जगह दिया है 2CO2, इसका मतलब ये है, देखो इसका मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। बट ये CO2 के मल्टीप्लाई में यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये 2 मॉलिक्यूल्स है किसके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। पीछे जो मल्टीप्लाई लगेगा इसका मतलब ये इतने मॉलिक्यूल्स है या फिर इतने एटम्स है। जैसे मैं बताऊंगा He हीलियम है, हीलियम एक एटम है, इसके पीछे मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, इसका मतलब ये एक एटम है, एक एटम है हीलियम का। बट अगर मैं लिखूंगा ऐसे यहाँ पे 2He, इसका मतलब ये हीलियम के 2 एटम है। इसी तरीके से जैसे मैंने बोला अभी कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6, इसका मतलब ये एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है किसका, ग्लूकोज का। लेकिन अगर मैं इसके पीछे से मल्टीप्लाई करूं, मैं लिखूंगा 3C6H12O6, इसका मतलब ये 3 मॉलिक्यूल्स है किसके, ग्लूकोज के। तो ये आप समझ लेना, आगे काम आएगा। तो आप समझ गए कि फार्मूला कैसे बनता है। अब अगर बात करें हम मॉलिक्यूलर मास की, तो ये भी वही है, मॉलिक्यूलर मास का मतलब कि एक मॉलिक्यूल का कितना मास है एज कंपेयर टू 1/12 मास ऑफ व्हाट, कार्बन 12 एटम। तो इसी कार्बन 12 एटम को 12 से डिवाइड करो, उसके कंपैरिजन में एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, वो उसका मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। तो क्या है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इज हैवियर देन 1/12 ऑफ द कार्बन 12 एटम। तो सिंपल है ना, कार्बन 12 एटम से कितने टाइम्स बड़ा है एक कार्बन का एटम, वो इसका मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। आई होप आपको यहां तक समझ आई। अगर हमें मालूम करना होगा ना, सपोज मैं अगर बात करूं कि हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल होता है H2O, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो कैसे निकालोगे, हमारे पास है एक हाइड्रोजन, दूसरी चीज है हमारे पास क्या, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का एक होता है एटॉमिक मास यूनिट, मतलब इसका एटॉमिक मास यूनिट होता है 1 यूनिट, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो होता है कितना, 16 यूनिट। अब फार्मूला क्या है इसका, इसका फार्मूला है H2O, मतलब हाइड्रोजन के हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, 2 एटम्स है। तो मतलब हाइड्रोजन का टोटल बन गया हमारे पास कितना, 2 यूनिट्स। और ऑक्सीजन अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल है ना, देखो एक ही एटम है ऑक्सीजन का, O1 ही है, तो आया 16 यूनिट।
तो टोटल कितना आया 16 और 2 18, तो मतलब H2O का जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास यूनिट है वो कितना है 18 यूनिट, मतलब इट इज 18 टाइम्स हैवियर देन 1/12 कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज हाउ मच, इट इज 18 यूनिट, 18 एटॉमिक मास यूनिट। तो यहां तक आपको समझ आ गया। अब बात करेंगे हम कि आयंस किनको बोलते हैं। देखो मैंने बोला ना एटम 3 फॉर्म में हो सकता है, या तो फिर वो एटम की फॉर्म में ही होगा या फिर वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगा। मॉलिक्यूल में क्या हो गया होगा 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जुड़ गए और उन्हें एक मॉलिक्यूल बन गया। बट आयंस क्या होता है, आयन क्या होता है, ये किसी के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता है। जैसे मैंने बोला था ना हमारे पास H2 है, ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें क्या था, ये एक हाइड्रोजन था, ये दूसरा हाइड्रोजन था, इसके शेल में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, इसके शेल में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा था। इन्होंने स्टेबिलिटी करने के लिए, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था स्टेबल करने के लिए, इसको भी ये इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द भी घूमने लगा और अपने इर्द गिर्द भी, और इस वाले का इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द भी घूमने लगा और अपने इर्द गिर्द भी, और ये मिल गया मॉलिक्यूल। हमने बोला इसका फार्मूला रहेगा H2, ये बन गया मॉलिक्यूल, उन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। बट आयंस के केस में क्या होता है कि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन परमानेंटली दे देता है, बोलते चले जा, किसी दूसरे को देता है, या क्या करता है एटम इलेक्ट्रॉन कहीं से परमानेंटली खरीद लेता है, अपने पास ये रख लेता है। अब जो ये एटम बना स्टेबल हो जाता है और इसको आप क्या बोलेंगे, आयन कहते हैं। जनरली देखो आयंस को हम कैसे बोलेंगे, इनको हम बोलते हैं चार्जिड एटम्स। चार्जिड एटम्स, एटम्स जनरली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, बट जब ये इलेक्ट्रॉन परमानेंटली किसी को देते हैं या परमानेंटली किसी से लेते हैं, अब इनमें चार्ज आता है। मैं एग्जांपल बताता हूं। मेरे पास एक एटम है नेम्ड सोडियम, Na उसका फार्मूला है। सोडियम के पास 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितना चार्ज प्रोटॉन का होता है पॉजिटिव, उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है नेगेटिव, मतलब 11 पॉजिटिव चार्ज है, 11 नेगेटिव चार्ज है। नेट चार्ज कितना आया 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव था उतना नेगेटिव था, कैंसिल हो गया। बट इस सोडियम की वैलेंसी होती है 1 इलेक्ट्रॉन। ये सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन किसी को देता है ना, तो खुद ये हो जाता है स्टेबल। अब इसने क्या किया, इस सोडियम एटम ने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। अब इसका क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जब इसने दे दिया, प्रोटॉन तो पूरे 11 रहे, बट इलेक्ट्रॉन अब रहे सिर्फ और सिर्फ 10। अब देखो एक प्रोटॉन हमारा एक्स्ट्रा है, मतलब इसका चार्ज आया +1, एक चार्ज इसका बढ़ गया, पॉजिटिव वाला चार्ज इसका बढ़ गया। तो मैं इस सोडियम को कैसे लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा Na+, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है और इसने चार्ज ले लिया। वहीं अगर मेरे पास क्लोरीन है, ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है कहीं से। इसके पास होते हैं कितने, 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन, बट ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेता है और खुद की स्टेबिलिटी हासिल करता है। तो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन फिर बढ़ जाते, प्रोटॉन तो 12 ही है बट इलेक्ट्रॉन हो जाते 13, तो ओवरऑल इसका 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता, तो हम बोलेंगे इसका चार्ज हो जाता है कितना, माइनस में हो जाता है, -1 आ जाता है इसका चार्ज। तो हम फिर इसको लिखेंगे Cl नेगेटिव, मतलब इसके पास नेगेटिव चार्ज है। अब देखो आयंस, इसका मतलब 2 किस्म के, एक वो आयन जिसके पास क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरा वो आयन जिसके पास क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। पॉजिटिव चार्जिड आयन, मतलब पॉजिटिव चार्जिड आयन कब, जब एक एटम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्जिड एटम को हम बोलते हैं, आयन को हम बोलते हैं कैटायन। क्या बोलेंगे, कैटायन। और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया हो उसमें नेगेटिव चार्ज आया, तो नेगेटिव चार्जिड आयन को बोलेंगे हम एनायन। ये भी कंसेप्ट याद रखना। कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव चार्जिड आयन, एनायन क्या होता है, नेगेटिव चार्जिड आयन। अब देखो अगर मेरे पास एक एलिमेंट है, एक एटम है, सपोज X है, इसने क्या किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए, एमिट कर दिए, इसने दे दिए किसी को 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो ये इसको मैं लिखूंगा ना, इसको लिखूंगा X, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन गी है, इसके पास पॉजिटिव बढ़ गया है, तो 2e, 2+ लिखूंगा मैं, 2+, मतलब इसके पास 2 पॉजिटिव यूनिट चार्ज है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। वहीं अगर मेरे पास सपोज दूसरा एलिमेंट है Y, इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए अपनी स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। इसके पास देने से पॉजिटिव चार्ज आ गया, कितना पॉजिटिव चार्ज आया, +3e, +3, यहां बोलेंगे 3+। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे Y3+। तो Y3+ एक कैटायन है, एक पॉजिटिव चार्जिड आयन है, जिसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया है, जिसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। वहीं अगर मेरे पास सपोज दूसरा एक एटम है X, और इस एटम ने इलेक्ट्रॉन्स लिया है, एक इलेक्ट्रॉन लिया किसी से अपनी स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। अब अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसका एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो इसको लिखूंगा मैं X-।
इसका माइनस मतलब ये एक एनाइन है, नेगेटिव आयन है और इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। अगर वहीं पर मेरे पास एक दूसरा एलिमेंट है X और इसने अगर लिए हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, तो इसका चार्ज नेगेटिव में आ जाएगा कितना, 2 यूनिट। तो मैं लिखूंगा X 2 नेगेटिव, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और फिर चार्ज हासिल कर दिया। इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। अगर यहाँ पर 3 लिखा है तो मतलब 3 वैलेंसी इसकी 3 की है। देखो पॉजिटिव में मैंने लिखा X 3 प्लस, इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन देकर वैलेंसी हासिल करता है, मतलब स्टेबिलिटी हासिल करता है। तो इसकी वैलेंसी जो है क्या है, 3 प्लस है, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स देकर स्टेबिलिटी हासिल करता है। दूसरा अगर एलिमेंट है Y, अगर इसका है 2 माइनस, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी स्टेबिलिटी हासिल करता है, इसकी वैलेंसी है 2, वो भी माइनस में। तो आप आयंस के बारे में समझ गए। आयंस सिंपली क्या होते हैं, चार्जेड एटम्स होते हैं। ये वो एटम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स देकर या लेकर अपनी स्टेबिलिटी हासिल करते हैं। जब ये क्या करते हैं, जब ये अपना कोई इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इनमें पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इन्हें हम बोलते हैं कैटाइन, और जब ये कहीं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, इनमें नेगेटिव चार्ज आता है, तो इनको बोलेंगे हम एनाइन। तो फिर लिखने का तरीका आप समझ गए। इसी तरीके से ये फिर एक मॉलिक्यूल भी बनाते हैं, जिस आपने नाम सुना होगा आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स जैसे मैंने बोला अभी, एक है हमारे पास सोडियम, एक है हमारे पास क्लोरीन। सोडियम क्या करता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है और खुद की स्टेबिलिटी हासिल करता है, इसके लिखते हैं सोडियम प्लस। और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है किसी से और इसका चार्ज आता है फिर नेगेटिव, तो Cl माइनस। अब देखो ये सोडियम बन गया पॉजिटिव और क्लोरीन को अब बोलेंगे क्लोराइड, ये बन गया नेगेटिव आयन। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जुड़ गया, सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ गया। क्यों जुड़ गया, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, इसके पास नेगेटिव चार्ज था, तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, तो ये जुड़ गए, हमारे पास एक कंपाउंड बन गया NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड। और इसको हम बोलेंगे कौन सा कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड है। ये 2 आयन्स थे, इनका अपोजिट चार्ज था, इनकी वजह से ये जुड़ गए, अट्रैक्ट हो गए, हमारा जो कंपाउंड बन गया आयनिक कंपाउंड बन गया। अब हम बात करेंगे कि ये जो एक मूल होता है ये कितना होता है, एक मूल सब्सटेंस कितना होता है। तो एक मूल का कंसेप्ट ये है कि हमारे पास या तो फिर एटम्स होंगे, या हम बोलेंगे हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, या हम बोलेंगे हमारे पास आयंस हैं। अब हम बोलेंगे, अगर हम बोलेंगे 1 मूल एलिमेंट, मतलब एटम्स है हमारे पास, इसका मतलब अगर हमारे पास कितने एटम्स हैं, हमारे पास एटम्स है 6.022 into 10⁻23 एटम्स किसी सब्सटेंस की। तो उनको बोलेंगे हम कि ये सब्सटेंस हमारे पास कितना है, ये 1 मूल सब्सटेंस हमारे पास। समझ आ रही मेरी बात। या फिर हम क्या बोलते हैं, कोई भी सब्सटेंस है जो मॉलिक्यूल्स का बना है, जो सबसे छोटा यूनिट क्या है उसको मॉलिक्यूल्स है। कितने मॉलिक्यूल्स है, उसके पास मॉलिक्यूल्स है 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब वो सब्सटेंस हम बोलेंगे कि वो सब्सटेंस कितना है, वो है 1 मूल। ये नंबर से, इसको हम मास से मेजर नहीं कर रहे हैं, हम इसको नंबर से, अगर हमारे पास कितने मॉलिक्यूल, एक सब्सटेंस के कितने मॉलिक्यूल्स है 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल, तो हम बोलेंगे ये सब्सटेंस हमारे पास कितना है, 1 मूल सब्सटेंस है। वहीं अगर एक हमारे पास सब्सटेंस बना है किसका, आयंस का, किसका बना है, आयंस का, तो हमारे पास कितने आयंस है, हमारे पास 6.022 into 10⁻23 आयंस है। तो हम बोलेंगे अब ये जो सब्सटेंस है ये कितना है, ये 1 मूल है। तो इसी तरीके से हमारा ये चैप्टर यहाँ पर एंड हुआ। इसमें ज्यादा कुछ सीखने का था नहीं, जो कुछ था हमने क्या सीखा, हमने सीखा एटम क्या होता है, हमने देखा एटम को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, हम सिंबल से, और सिंबल्स के बारे में हम बात कर दी। फिर हमने एटॉमिक मास देखा, एटॉमिक मास। देन हमने क्या सीखा, मॉलिक्यूल और उनके बारे में, मॉलिक्यूलर मास शॉर्टकट में लिख रहा हूं। देन हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स का हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, फार्मूले से। इसका फार्मूला किस पर डिपेंड करता है कि जो एटम्स से मॉलिक्यूल बनता है उनकी वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी पर डिपेंड करता है। देन हमने क्या देखा, मॉलिक्यूलर मास देखा। फिर हमने बात करी आयंस पे, तो फिर आयंस की 2 टाइप्स देखी हमने, कैटाइन या फिर एनाइंस। अगर चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्जेड एटम है, ऐसे आयन को बोलेंगे कैटाइन। अगर हमारे पास नेगेटिव चार्जेड एटम है तो ऐसे एटम को बोलते हैं हम एनाइन। फिर हमने देखा एक मूल का कंसेप्ट, तो सिंपल क्या बोला, 6.022 into 10⁻23 एटम्स हो, या फिर इतने मॉलिक्यूल्स हो, या फिर इतने आयंस हो, तो हमारा वो सब्सटेंस कहलाएगा 1 मूल।
तो यहीं पर हम इस चैप्टर को एंड करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हम नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है।